पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित आरंभिक सिद्धांत। पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक वैज्ञानिकों ने अपनी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। इनमें से सबसे पहले जर्मन दार्शनिक इमैनुएल कांट का है। निहारिका परिकल्पना 1976 में गणितज्ञ लैप्लेस ने इसका संशोधन किया। इसे निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थ के बादलों से हुआ है। बाद में चैम्बरलेन और मोल्टन ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा। इसके परिणाम स्वरूप तारे की गुरुत्वाकर्षण से सूर्य की सतह से श्रृंगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया और सूर्य से दूर चला गया और धीरे धीरे यह सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा और धीरे धीरे संघनित होकर यहाँ के रूप में बदल गया। इसके आगे हम अगला टॉपिक ले लेते हैं, तो वो टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित आधुनिक सिद्धांत। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित आधुनिक सिद्धांत है वह है बिग बैंग सिद्धांत। 1920 में एडविन हबल ने इसका प्रमाण दिया था। बिग बैंग सिद्धांत शुरू में सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे एकाकी परमाणु के रूप में थे एवं एक ही स्थान पर स्थित थे, जिसका आयतन काफ़ी शून्य और तापमान काफ़ी अधिक था। इस प्रक्रिया में छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट में 1 सेकंड के बाद ब्रह्मांड का विस्तार हो गया। ये घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 डिग्री तक गिर गया। इसके आगे हम दूसरा टॉपिक ले लेते हैं, वह है तारों का निर्माण। आकाशगंगा बहुत सारे तारों का समूह है। आकाशगंगाओं के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस के विशाल बादल से होती है। इस गैस के बादल को निहारिका कहा जाता है। जो आकाशगंगाओं के निर्माण की शुरुआत जो हाइड्रोजन गैस होती है उसके विशाल बादलों से इसका निर्माण होता है। इस गैस के बादलों को निहारिका कहा जाता है। इन बादलों को जो नाम दिया गया है वह निहारिका दिया गया है। धीरे धीरे इसी निहारिका से गैस के झुंड विकसित हुए हैं। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिनसे तारों का निर्माण हुआ है। ऐसा माना जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ। इसके बाद हम दूसरा टॉपिक ले लेते हैं, तो वह टॉपिक है सौरमंडल। हम सौरमंडल के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ करेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। तो सौरमंडल, हमारे सौरमंडल में बहुत सारे ग्रह हैं जिन्हें हम पढ़ने वाले हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। जो निहारिका है, जो गैस के पिंड मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था, उससे सौरमंडल का जनक माना जाता है। सौरमंडल में क्या क्या है ये पढ़ते हैं। तो हमारे सौरमंडल में सूर्य, तारा, 8 ग्रह, 63 उपग्रह, लाखों छोटे पिंड हैं, जैसे क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु आदि। बड़ी मात्रा में गैस और धूलकण भी शामिल है। तो ये सब हमारे सौरमंडल के अंदर है। उसके आगे हम और कुछ भी ले लेते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे सौरमंडल में जो 8 ग्रह हैं, इनमें से 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल भीतरी ग्रह कहलाते हैं। इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। अन्य 4 बाहरी ग्रह कहलाते हैं, जिन्हें जोवियन ग्रह भी कहते हैं। और इसमें एक आपको फैक्ट बताता हूँ, अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में ये निर्णय किया कि प्लूटो को बोना ग्रह कह सकते हैं। अगस्त 2006 में ये बैठक हुई थी, जिसमें जो अपने ये क्या बोलते हैं इसको, प्लूटो को एक बोना ग्रह माना गया है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं इससे आगे पार्थिव तथा जोवियन ग्रहों में अंतर। पार्थिव ग्रह, इन्हें भीतरी ग्रह भी कहा जाता है, और जोवियन ग्रह, इन्हें बाहरी ग्रह भी कहा जाता है। पार्थिव ग्रह सूर्य के बहुत समीप है, जहां अत्यधिक तापमान के कारण गैसें संघनित नहीं हो पाई। जोवियन, ये सूर्य से बहुत दूर है। सूर्य से दूर होने के कारण यहाँ तापमान बहुत कम है। सौर
सूर्य के नज़दीक ज़्यादा शक्तिशाली थी, जिस कारण पार्थिव यहाँ से ज़्यादा मात्रा में गैसें उड़ाकर ले गई। ये जोवियन ये सूर्य से दूर है, इसलिए सौर पवन अपनी इतनी शक्तिशाली न ही होने के कारण यहाँ की गैसों को न हटा पाई। इनका आकार बड़ा है, इनका आकार छोटा है। इसके बाद हम ले लेते हैं चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। ये कैसे बना? 1838 में सर जॉर्ज डार्विन ने बताया कि शुरू में पृथ्वी और चंद्रमा तेजी से घूमते हुए एक ही पिंड थे। ये पूरा पिंड डंबल के आकार का था। कुछ समय बाद ये पिंड टूटकर अलग हो गया। वर्तमान वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव से हुई। बहुत समय पहले मंगल ग्रह से 3 गुने बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया। वही हिस्सा आगे चलकर चंद्रमा बना। इस टकराव को द बिग स्प्लिट कहा जाता है। तो हमारे चंद्रमा की उत्पत्ति ऐसे हुई और वैज्ञानिकों ने ऐसे मत दिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का उद्भव। शुरू में पृथ्वी गर्म और वीरान ग्रह थी, जिसका वायुमंडल विरल था, जो हाइड्रोजन और हीलियम से बना था। यह आज की पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत अलग है। कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनसे पृथ्वी एक सुंदर ग्रह में बदल गई और यहाँ बहुत सा पानी तथा जीवन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध हुआ और पृथ्वी की संरचना परतदार है। तो पृथ्वी जो पहले एक वीरान और एक शांत ग्रह था, पर बाद में इसमें हाइड्रोजन और इसका जो वायुमंडल था वह हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ था। ये आज के वायुमंडल से बहुत अलग है। जो पहले की जो पृथ्वी थी और आज की जो पृथ्वी है और इसका वायुमंडल है, दोनों में बहुत अलग था। कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे ये सब कुछ बदल गया और ये सुंदर ग्रह में बदल गया और यहाँ बहुत सा पानी तथा जीवन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध हो गया। और इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ पर पानी, महासागर, झीलें सबका निर्माण हो गया और जो पृथ्वी की जो संरचना है वो परतदार है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं स्थलमंडल का विकास। तो इसमें हम देखेंगे स्थलमंडल का विकास। अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी के आंतरिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई और तापमान की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी पदार्थ अलग अलग होना शुरू हो गए। इसी अलगाव से भारी पदार्थ जैसे लोहा पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी के ऊपरी भाग की तरफ चले गए। समय के साथ साथ ये और ठंडे हुए और ठोस के रूप में परिवर्तित हुए। अंत में वही भूप्रवृत्ति के रूप में विकसित हुए। हल्के और भारी पदार्थों के अलग होने की इस प्रक्रिया को विभेदन कहा गया। इस स्थलमंडल में ऐसा बताया गया कि पहले अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंतरिक रूप से द्रव अवस्था में आई। यानी कि जो बहुत अत्यधिक तापमान हो गया ना, तो पृथ्वी एक द्रव अवस्था में आ गई, जिससे तापमान की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी पदार्थ अलग अलग होना शुरू हो गए। इसके अंदर जो हल्के और भारी पदार्थ थे ना, वो अलग अलग होना शुरू हो गए। इस अलगाव से भारी पदार्थ पृथ्वी के ऊपरी भाग की तरफ चले गए। यानी कि जो द्रव अवस्था में जब पृथ्वी आई, तो जो पदार्थ है हल्के रूप में जो बाहर निकल रहे थे वो पृथ्वी की ओर चले गए। समय के साथ साथ ये और ठंडे हुए और ठोस के रूप में परिवर्तित हो गए। यानी कि जो समय के साथ साथ जो ये द्रव अवस्था में थे, ये ठोस में बदल गए और पृथ्वी के अंदर ही चले गए। अंत में यह भूप्रपट्टी के रूप में विकसित हुई। यानी कि अंत में ये जो भूप्रपट्टी है ना, ये भाई जो हमारे समतल जमीन है, इनके रूप में ये विकसित हो गए। हल्के और भारी पदार्थों के अलग होने की इस प्रक्रिया को, जो हल्के पदार्थ और जो भारी पदार्थ अलग अलग होने की जो प्रक्रिया है, उसे विभेदन कहा जाता है। तो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक हम ले लेते हैं। अगला टॉपिक वायुमंडल का विकास। पृथ्वी के वर्तमान वायुमंडल में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन गैसें अधिक मात्रा में पाई जाती है। यानी कि जो पहले का जो वायुमंडल था हमारा, उसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती थी, पर जो हमारे पृथ्वी का वर्तमान जो वायुमंडल है, इसमें नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन गैसें अधिक मात्रा में पाई जाती है। शुरू के वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैसें की अधिकता थी और सौर पवन के कारण धीरे धीरे ये गैसें दूर हो गई। यानी कि जो फिर धीरे धीरे जो तापमान बढ़ा, सौर पवनें हुई, उसकी वजह से ये तापमान थोड़ा कम होता गया और गैसें दूर होने लग गई।
पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन की प्रक्रिया से पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत सी गैसें बाहर निकली। इसी से आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ। यानी कि जो पहले बहुत गर्म जो पृथ्वी थी, जब जैसे जैसे ये ठंडी हुई तो कई गैसें जो बाहर निकलने लगी और आज के वायुमंडल का उद्भव हो गया। वह प्रक्रिया जिससे पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें धरती पर आई, इसे गैस उत्सर्जन कहा जाता है। जिससे पृथ्वी जो ठंडी हुई, उससे जो गैसें निकली उसे ही गैस उत्सर्जन कहा जाता है। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम ले लेते हैं दूसरा टॉपिक। आगे हम ले लेते हैं जलमंडल का विकास। पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जलवाष्प का सघनन शुरू हो गया। जलवाष्प यानी कि जो भाप, जो जल से जो वाष्प बादलों का निर्माण होने लग गया। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के वर्षा के पानी में घुलने से तापमान में और अधिक गिरावट आई। यानी कि जो पृथ्वी धीरे धीरे जो ठंडी हो रही थी, फिर भी तापमान अधिक था, तो कार्बन डाइऑक्साइड के वर्षा के पानी में घुलने से तापमान में और भी गिरावट हुई, जिससे अधिक सघनन और अधिक वर्षा हुई। जिससे क्या, जो जलवाष्प था, जो बादल थे वो मंडरा रहे थे, तो उनसे बहुत ज़्यादा वर्षा हुई। ये वर्षा का पानी पृथ्वी की परतों में समा गया और इकट्ठा होने लगा, जिससे महासागर बने। ये जो वर्षा का पानी हुआ है, तो ये इतनी ज़्यादा बरसात हुई कि यहाँ पर महासागर बनना शुरू हो गए पृथ्वी के अंदर। ये वर्षा का पानी पृथ्वी की परतों में समा गया और इकट्ठा होने लगा, जिससे महासागर बने। पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ साल के अंतर्गत महासागरों का उदय हुआ। तो ये सब जलमंडल का विकास था। और थैंक यू दोस्तों। तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलिए अगली वीडियो में, हम जरूर मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।